नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे फर्स्ट इंडिया के एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए पावर सेंटर का उदय हो चुका है। योगी और सुनील बंसल के बाद ए.के. शर्मा का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ए.के. शर्मा की राजनीति में एंट्री कराई है। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं ए.के. शर्मा और मोदी के विश्वस्तों में ए.के. शर्मा की गिनती होती है। 13 वर्षों तक मोदी के साथ सीएमओ में रहे हैं शर्मा। फिर प्रधानमंत्री बनते ही मोदी उन्हें अपने साथ पीएमओ लेकर आए। मोदी के बाद पीएमओ में आने वाले पहले व्यक्ति थे ए.के. शर्मा। लगभग 9 महीने पहले पीएमओ से शर्मा का तबादला हुआ था। मोदी ने उन्हें सौंपी थी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी। अभी शर्मा के रिटायरमेंट के थे 2 साल बाकी, लेकिन अचानक मोदी ने उन्हें लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने का फैसला और फिर 11 जनवरी को ए.के. शर्मा ने वीआरएस ले लिया। शर्मा का वीआरएस हुआ 24 घंटे में मंजूर और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर शर्मा ने ग्रहण कर ली भाजपा की सदस्यता और ठीक एक दिन बाद 15 तारीख को हो गई ए.के. शर्मा के एमएलसी उम्मीदवारी की घोषणा। इस तरह शर्मा का मंत्रिमंडल में आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ है। ज्यादा संभावना है शर्मा के उप मुख्यमंत्री बनने की या फिर उन्हें सौंपी जाएगी कोई दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी। इस प्रकार अब योगी की टीम में अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल के साथ ही शामिल हो जाएंगे ए.के. शर्मा। दूसरी ओर ए.के. शर्मा की राजनीति में एंट्री से लखनऊ ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है। उत्तर प्रदेश में गुजरात के कैलाश नाथन साबित हो सकते हैं ए.के. शर्मा। जैसे गुजरात सीएमओ में लगातार एक्सटेंशन के चलते कैलाश नाथन कर रहे हैं मोदी के विश्वस्त अफसर के तौर पर काम, ठीक वैसे ही ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश में योगी के साथ मिलकर लागू करेंगे मोदी का मैंडेट। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मोदी का मैंडेट लागू करेंगे ए.के. शर्मा, लेकिन इसके साथ ही योगी कैंप में शर्मा के भावी रोल को लेकर काफी उत्सुकता नजर आ रही है। अलबत्ता योगी की सहमति से मोदी और शाह ने शर्मा को यूपी भेजा है। कुल मिलाकर इस प्रकार अब शर्मा हो सकते हैं यूपी में मोदी एवं शाह का रिमोट कंट्रोल। जानकार सूत्रों ने इस नियुक्ति का बताया एक और कारण। 2021 एवं 2022 में यूपी सहित देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव में मोदी और शाह के बाद योगी होंगे भाजपा का चेहरा और पूरे देश में भाजपा करवाएगी उनकी चुनावी सभाएं। ऐसे में प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मोदी, शाह और योगी ने मिलकर किया शर्मा का चयन। लेकिन शर्मा के एग्जैक्ट रोल का पता चलेगा केवल कुछ दिनों बाद ही। तब तक एवरीबॉडी इन लखनऊ पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी इज कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। तो इस तरह एंट्री यूपी में हो रही है ए.के. शर्मा की और ये कहीं ना कहीं सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें पहले पीएमओ में लेकर आए और अब वीआरएस उन्होंने पहले लिया रिटायरमेंट के पहले और एंट्री हो गई है यूपी में। विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे हैं राहुल गांधी। जी हां, धीरे धीरे राहुल को मिल रहा है क्षेत्रीय दलों का समर्थन। शरद यादव, येचुरी, डी राजा, तेजस्वी, स्टैलिन, अखिलेश का समर्थन है राहुल गांधी को और साथ ही शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र में राहुल की खुलकर प्रशंसा की है। ऐसे में विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं राहुल और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल की वैचारिक लाइन है। राइट विंग की विचारधारा के दलों के साथ कांग्रेस का संबंध नहीं होगा। वहीं मोदी को हर मोर्चे पर घेरने वाले देश के एकमात्र नेता है राहुल गांधी। हालांकि विपक्ष नेता के तौर पर एक नाम और चर्चा में है और वो नाम है ममता बनर्जी का। आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल या ममता में से कोई एक विपक्ष का चेहरा हो सकता है। ये तय माना जा रहा है कि कोई एक चेहरा यहाँ पर होगा क्योंकि राहुल गांधी को तो समर्थन विपक्ष का मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का नाम भी इस रेस में आगे है। विपक्ष के नेता के तौर पर कह सकते हैं कि अब खुलकर उभर चुके हैं राहुल गांधी और राहुल को क्षेत्रीय दलों का यहाँ समर्थन भी मिल रहा है। क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड है? सरकार का विस्तार किया है उन्होंने अपनी शर्तों पर ही, साथ ही नए मुख्यमंत्री बनने की सभी संभावनाओं पर भी विराम लगाया है। लिंगायत वोट बैंक में पकड़ मजबूती के कारण आलाकमान भी उनसे बहुत संतुष्ट है। 14 सदस्यों के मंत्रिमंडल में 1/3 मंत्री अकेले लिंगायत समुदाय से हैं। येदियुरप्पा ने तमाम प्रेशर के बावजूद विरोधियों को सरकार में जगह ही नहीं दी। बासवन्ना गौड़ा, पाटिल, अरविंद बेलार, सतीश रेड्डी, थिप्पा रेड्डी आदि को उन्होंने दूर ही रखा है और विरोध के बावजूद येदियुरप्पा ने अपने वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही मंत्री बनाया। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड दे दिया गया है क्योंकि 1/3 लिंगायत समुदाय से ही मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा जेडीयू के रिश्तों में आखिर खटास क्यों आ रही है? बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन को किसकी नजर लगी है? दोनों पार्टियों में ताजा विवाद गृह विभाग को लेकर उभरा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग भी अपने पास ही रखना चाहते हैं, जबकि भाजपा नेता चाहते हैं गृह विभाग
उनको दिया जाए। और ऐसे में राज्य में हो रही है छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टी से ज्यादा आक्रामक है। हाल ही में पटना के एयरपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या के कारण ये विवाद की जड़ इसे माना जा रहा है और सीधे ही मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तो आखिर ये मेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? अहम सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर किसकी लग गई है नजर बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को, जो कि कभी बहुत मिठास थी लेकिन आज इनके रिश्तों में खटास नजर आ रही है। और चलिए सैटरडे सियासी गपशप भी देख लेते हैं। हाथ का दामन थामा है, हाथी का साथ नहीं छोड़ा है। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का यही हाल है। मायावती के जन्मदिन पर इनकी पुरानी आस्था सामने आ गई, कहीं फिर उधर जाना न पड़ जाए इसलिए अभी से तैयारी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लखनऊ तक उपहार भी पहुंचाए गए। बधाई देने में आलोचना करने वाले राजेंद्र गुढ़ा भी आगे रहे। लाखन सिंह, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव ने भी बधाई दी है मायावती को उनके जन्मदिन पर। तो हाथ का दामन तो थामा है लेकिन हाथी का साथ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ये साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का ये हाल है। मायावती के जन्मदिन पर इन्होंने अपनी पुरानी आस्था दिखाई है, पुरानी आस्था यूं कहे सामने आ चुकी है, कहीं फिर उधर जाना न पड़ जाए और इसलिए अभी से इनकी तैयारी है। जिस तरह से पूरी रोड मैप बना रहे हैं ये। कहा तो ये भी जा रहा है कि लखनऊ तक उपहार भी पहुंचाए गए हैं मायावती के जन्मदिन पर। बधाई देने में आलोचना करने वाले राजेंद्र गुढ़ा भी शामिल है। लाखन सिंह, दीपचंद खेरिया की बात करें या फिर संदीप यादव की, इन्होंने भी बधाई दी है मायावती को। और एक और सैटरडे सियासी गपशप है। निकाय चुनाव से रोचक खबर आ रही है। निकाय के चुनावों में थर्ड फ्रंट नजर आ रहा है। थर्ड फ्रंट ने मुश्किलें यहां पर खड़ी कर दी हैं। विधायक से अदावत के कारण ही थर्ड फ्रंट का जन्म हुआ और ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव से रोचक खबर यही निकलकर सामने आई। जहां पर एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी जुटे हैं, वहीं निकाय के चुनावों में थर्ड फ्रंट की मौजूदगी साफ नजर आ रही है। थर्ड फ्रंट ने यहाँ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विधायक से अदावत यहाँ पर थी पुरानी और इसी अदावत के कारण ही माना जा रहा है कि इस थर्ड फ्रंट का जन्म हुआ है। इधर सुजानगढ़ में बीजेपी कांग्रेस का लिटमस टेस्ट है। नगर पालिका के बाद होने हैं विधानसभा उपचुनाव। 19 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सुजानगढ़ में है। सालासर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दौरे का श्री गणेश करेंगे पूजा अर्चना कर सालासर में। वहीं सुजानगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। तो नगर पालिका के बाद अब विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं और इस तरह माना जा रहा है कि सुजानगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का ये लिटमस टेस्ट है। 19 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सुजानगढ़ में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। जी हां, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रथम चरण के लिए 8 करोड़ 40 लाख मंजूर किए हैं अशोक गहलोत ने। वहीं परियोजना की कुल लागत राशि 16 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक है। गृह विभाग एवं वित्त विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दे दी गई है। निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को भी यहाँ मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य स्तरीय निगरानी समिति प्रमुख शासन सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित होगी। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी यहाँ पर गठित होगी, जिसे लेकर मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। सभी पुलिस थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिसमें प्रथम चरण के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त राशि के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के फाइल पर मुहर लगाई है गहलोत ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट का ये मामला है। 109 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त प्रावधान को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है और इस राशि में 65 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए केंद्रीय अंश है। 43 करोड़ 90 लाख 40 हजार रुपए राज्यांश के शामिल है, यानी केंद्र से 65 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए रहेंगे। तो वहीं राज्यांश की बात करें तो इसमें 43 करोड़ 90 लाख 40 हजार रुपए शामिल किए गए हैं। भरतपुर में हुई शराब दुकानतिका का अहम प्रकरण है। आज से पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ 15 दिवसीय संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर, एसपी और जिला आबकारी अधिकारी बैठक कर विशेष कार्य योजना भी इसे लेकर बनाएंगे। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए आबकारी मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में ये मॉनिटरिंग सेल बनेगी। शराब में मिक्सिंग करने वाले लाइसेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाईवे पर बने ढाबों की नियमित रूप से चेकिंग भी की जाएगी। हाईवे से गुजरने वाले स्प्रिट टैंकरों की भी नियमित जांच की जाएगी। कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को करनी होगी जांच। इधर अभियान की मॉनिटरिंग भी ये करेंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए, यानी आने वाले 15 दिन काम हालांकि शुरू हो चुका है। जिस तरह से यह अभियान चलाया जा रहा है, अवैध शराब के खिलाफ यह अहम अभियान है। 15 दिवसीय संयुक्त विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कलेक्टर, एसपी और जिला आबकारी अधिकारी बैठक की और इसके बाद इसे लेकर विशेष कार्य योजना भी बनाई गई है।
राज्य सरकार करवा रही है रोडवेज के घाटे के कारणों की जांच, लेकिन वास्तव में अवैध बसों को बढ़ावा देने से रोडवेज का घाटा बढ़ा है। परिवहन विभाग की लापरवाही से अवैध बसों की संख्या बढ़ रही है। हाईवे वाले रूटों पर लगातार हो रहा है निजी बसों का संचालन, वहीं रोडवेज बसों के परमिट हो रहे हैं इन रूटों पर कम। दिल्ली रूट पर 2 साल पूर्व 35 वॉल्वो बसें यहां पर संचालित थी, लेकिन वर्तमान में महज 8 से 10 बसें हो रही है संचालित। जयपुर से गंगापुर सिटी रूट की बात करें तो यहां पर रोडवेज की चल रही थी 50 से अधिक बसें, वहीं अब रोडवेज की मात्र 10 बसें यहां पर संचालित हो रही हैं। इसी रूट पर 40 से ज्यादा प्राइवेट बसें संचालित हो रही हैं। निजी बसों का संचालन मुख्य रूटों पर बढ़ने से ही रोडवेज को घाटा हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। तो बसों के परमिट हो रहे हैं इन रूटों पर कम, क्योंकि रोडवेज बसों के परमिट कम होने की वजह यही कि यहाँ पर प्राइवेट बसें ज्यादा चल रही हैं। दिल्ली रूट पर 2 साल पहले की बात कर लें तो 35 वॉल्वो बसें यहाँ पर संचालित थी, लेकिन वर्तमान में महज 8 से 10 बसें ही यहाँ पर संचालित हो रही है। जयपुर से गंगापुर सिटी रूट पर रोडवेज की यहाँ पर 50 से अधिक बसें चल रही थी, अब रोडवेज के मात्र यहाँ पर 10 बसें ही संचालित हो रही है। जेडीए 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाएगा सड़कें। जेडीए द्वारा गणेश मंदिर चौराहे पर मैस्टिक डामरीकरण कार्य हेतु 32,65,000 रुपए लगाए गए हैं। मालवीय नगर ए एवं डी ब्लॉक में सड़कों के नवीनीकरण हेतु यहां पर 65,26,000 रुपए। जोन 2 के क्षेत्राधिकार में गणेश कॉलोनी और प्रताप नगर में कलवर्ट कार्य हेतु 14,97,000 रुपए लगाए गए। सुभाष नगर योजना में 80 फीट बीटी रोड के नवीनीकरण के लिए 77,12,000 रुपए लगाए गए हैं। तो ये विभिन्न कार्यों हेतु 88,32,000 रुपए, पेच रिपेयर कार्य के लिए 97,38,000 रुपए और मुख्य सड़कों के नवीनीकरण हेतु 284,28,000 रुपए के कार्य यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो ये नवीनीकरण कार्य के लिए पूरी तरह से तैयारी है। डामरीकरण कार्य हेतु भी यहाँ पर अलग अलग मद के लिए पैसे दिए गए हैं। जिसमें से अगर हम मैस्टिक डामरीकरण की बात करें, यहाँ पर 32,65,000 रुपए दिए जाएंगे। सड़कों के नवीनीकरण के लिए 65,26,00,000 रुपए का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि थमी है। आज नहीं हुआ दरों में बदलाव। आज पेट्रोल की दर 92 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर रही और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर ही रहा। यानी कि आज की बात करें, रोजाना जिस तरह से वृद्धि हो रही है दामों में, कीमतों में पेट्रोल डीजल की, आज ये वृद्धि जरूर थमी है, क्योंकि आज कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, कहीं भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज दरों में कोई बदलाव नहीं रहा। पेट्रोल की दर वही रही 92 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की दर में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर ही आज रहा डीजल। प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत के मामले बढ़े हैं और आज प्रदेश भर में 215 मृत पक्षी मिले, जिसमें 141 कौवे, 10 मोर, 30 कबूतर और 34 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। अब तक कुल 5,130 पक्षी मृत पाए गए हैं। इनमें 3,636 कौवे, 271 मोर, 397 कबूतर और 826 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। 27 जिलों से 266 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अब तक कुल 17 जिलों के 67 सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले और आज भीलवाड़ा के पक्षियों का एक सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बाड़मेर और अलवर के पक्षियों के सैंपल भी यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार ये इजाफा होता जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों के मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं और आज की बात करें तो प्रदेश भर में 215 मृत पक्षी मिले हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 5,130 मृत पक्षियों का हो चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप का अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर ऐलान किया गया है। नई शर्तों को लेकर व्हाट्सएप झुका है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी की डेडलाइन यहां पर टाली गई है। कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी। प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच कई सवाल और कंफ्यूजन भी नजर आया, जिसके चलते इसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, ताकि यूजर्स को इसे रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय मिल सके। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बन गई थी। जिस तरह से व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बात सामने कही थी, जब बदलाव को लेकर ऐलान किया था तो हर कोई असमंजस में था कि आखिर होगा क्या इनका डेटा शेयर होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर व्हाट्सएप कर रहा था, लेकिन नई शर्तों को लेकर अब व्हाट्सएप झुका है। डेटा शेयरिंग पॉलिसी की डेडलाइन यहाँ पर टाल दी गई है। कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। थोड़ा वक्त दिया जा रहा है यूजर्स को। विदेशों में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में अव्वल है। यूएस दुनिया भर के प्रवासियों की पहली पसंद यहां पर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 1,80,00,000 है। भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में।
सन 2000 के मुकाबले 2020 में विदेशों में प्रवासी आबादी में तेजी से इजाफा आया है और 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या जो सामने आई है वो आंकड़ा है 1,80,00,000 का। भारत के सबसे ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और ये जो अंतर नजर आया है वो सन 2000 के मुकाबले 2020 में नजर आया, जहां विदेशों में प्रवासी आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया की सुर्खियां बना है ट्रंप का कलंक रिकॉर्ड। 20 जनवरी को अमेरिका को ट्रंप शासन से मिल जाएगी मुक्ति। अमेरिका इतिहास और दुनिया में ट्रंप का चेहरा खुद की बर्बादी के लिए याद रहेगा। ट्रंप ने समर्थक विरोधी की सोच में अमेरिका को बांट दिया था, देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। आलम यह रहा कि ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्रंप के अकाउंट को ही बैन किया है। यही नहीं, अमेरिकी संसद में हुए हमले को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर निंदा नहीं की है। देश दुनिया में ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति जिसने सत्ता हस्तांतरण रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब ट्रंप पर महाभियोग चलना इतिहास जन्य घटना हमेशा याद रहेगी। अमेरिकी संसद के आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उइगर मुसलमानों को नरसंहार कर रहा है चीन। आयोग ने पिछले वर्ष सामने आए साक्ष्यों को इस दावे का आधार बनाया था। संसदीय आयोग में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सदस्य शामिल हैं। रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार को मानवता से अपराध बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका द्वारा नरसंहार के आरोप है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य चीन के लिए शर्मनाक है। चीन ने इसे झूठा और अपनी छवि धूमिल करने वाला बताया है। तो ये अहम जानकारी जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है चीन। अमेरिकी संसद के आयोग की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया, साथ ही कहा गया कि आयोग ने पिछले वर्ष सामने आए साक्ष्यों को इस दावे का आधार बनाया है। संसदीय आयोग में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सदस्य इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार को मानवता से अपराध बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका द्वारा नरसंहार के आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य चीन के लिए शर्मनाक है। चीन ने इसे झूठा और अपनी छवि धूमिल करने वाला बताया है। चीन इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चीन का कहना है कि ये महज आरोप है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 586.082 अरब डॉलर की सर्वोच्च ऊंचाई को छुआ है। रिजर्व बैंक ने जारी किए ये आंकड़े। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है और इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 586.082 अरब डॉलर की सर्वोच्च ऊंचाई को इसने छुआ है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर आंकड़े जारी किए हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में ये वृद्धि देखने को मिली। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं। पूजा और विपदा में विश्वास भी बांधा। साथियों, आज स्टार्टअप की सफलता की ये कहानियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, आज 8 अवार्ड्स तो ऐसे स्टार्टअप्स को मिले हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं। कोई लखनऊ से है, कोई भोपाल से है, कोई सोनीपत से है, तो कोई कोची और तिरुवनंतपुरम से है। क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्टअप इंडिया मिशन में भागीदार है। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है और इसी का परिणाम है कि आज भारत के 80% जिले स्टार्टअप मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। हमारे 45% स्टार्टअप्स आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं, जो कि लोकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। साथियों, आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया है। इससे हमारे स्टार्टअप्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आज स्टार्टअप्स किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी डिसरप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी। डिसरप्शन इसलिए क्योंकि ये स्टार्टअप्स आज नई अप्रोच, नई टेक्नोलॉजी और नए तौर तरीकों को जन्म दे रहे हैं। एक ही पटरी पर चलते जाने की जो सोच थी। तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।